वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और जनाब याद रखिए कि इस सेगमेंट में कोशिश यही होती है कि सेहत से जुड़े जो मामलात हैं उस पर गुफ्तगू ज़्यादा से ज़्यादा हो और प्रोग्राम देखने वालों की जो कॉल्स हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो होगा ये कि स्क्रीन के ऊपर नंबर आपसे कुछ देर बाद नीचे जो चलाया जाएगा उसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते हैं बज़रिया सोशल मीडिया। वो भी जो पिछली हमारी नशिस्त रही उसमें बहुत सारे सवालात थे वक्त की कमी की वजह से जिसके ऊपर बात नहीं हो सकी। इस सेगमेंट में आज के उस पर भी गुफ्तगू होगी, उन सवालों को भी प्रोग्राम में यकीनन शामिल किया जाएगा। मुझसे मेहमान तशरीफ़ फरमाए मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब, जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन हैं और कंसल्टेंट हैं। और मोहम्मद सलमान सिद्दीकी दरवेश आपका लक़ब है और रूहानी मामलात के ऊपर भी अगर आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं इसी दिए गए नंबर के ऊपर। जनाब सलमान सिद्दीकी साहब को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का। और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि अवार्ड्स की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। एक और अवार्ड जो है उससे नवाजा गया है, वो क्या सिलसिला है, ज़रा उसके बारे में बताइए। माशाल्लाह असल में इसके तकरीबन जो सितारा पाकिस्तान अभी मुझे मिला है इसके 10वां सीज़न था ये। और इस पिछले 10 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मरतबा मैंने ये जो विन किया है। इसमें अमूमी तौर पे यही होता है कि आपकी ऑल ओवर साल की सालाना कारकर्दगी क्या होती है होम्योपैथिक के हवाले से या आप के काम के हवाले से, तो ये उसके बेस पे दिया जाता है। एज अ गुड होम्योपैथ एंड बेस्ट होम्योपैथ पे दिया जाता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह तबारक व तआला का कि उसने इस काबिल समझा और इस मकाम तक पहुँचाया। लेकिन उसमें साथ साथ चैनल्स का बहुत किरदार होता है और मेरे लिए चैनल के 21 का बिल्कुल कलीली किरदार मौजूद है कि इनका साथ अल्लाह ताला हमारा इनका साथ हमेशा कायम रखे। और यासिर आपके तो आपकी बात किए बगैर मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम मुकम्मल नहीं है। तो आपकी बात इसलिए ज़रूरी है कि आप के सवालात और आपकी तवज्जुहात ने जिस तरह होम्योपैथिक को जो है उरूज तक लाने में ख़ास करके मेरी मदद की है और होम्योपैथिक की मदद की है, तो वो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सरासर आपका कमाल है, आपका हुस्न नज़र है। और इतने सवाल आप यकीन करें कि मौसूल होते हैं कि लोग चाहते हैं इसके बारे में जानना। और हमारी कोशिश हमेशा से सिर्फ ये रही है कि उसको सही मकाम होम्योपैथी को दिलवाया जाए। और पूरी दुनिया में तरीका इलाज जो है वो राइज है, बट हमारे यहाँ बदकिस्मत ये है कि हम एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने के चक्कर में इसको जो है वो इसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी जो है वो कर रहे हैं। और यही कोशिश है। डॉक्टर साहब आप सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले तो ज़रा मैं चाहूँगा ज़रा अद्वियात की तैयारी के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। ये अद्वियात की तैयारी पहले ज़माने में, जैसे मैं बार बार ये सवाल इसलिए करता हूँ कि जो लोग पहली दफ़ा शायद ये देख रहे हैं उनको ये समझ में आए कि वो छोटी मीठी गोलियों के ज़रिए इलाज करना ये किस हद तक जो है वो सूदमंद हो सकता है। बड़ा देर से बड़ा टाइम टेकिंग एक प्रोसेस होता है, बहुत कहीं देर में 6 महीने 7 महीने के बाद जाके अफाका होता है। ये सारा सिलसिला है क्या वाक़ईतन ऐसी ही अद्वियात हैं या इसमें जिद्दत कोई आई है, ज़रा फरमाइए। इस सवाल के अंदर तो आपने सारे ही समेट के जो एक सवाल कहने को तो ये एक सवाल है, लेकिन आपने पूरी होम्योपैथिक के बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, बहुत सारे नुक्ते हैं, उन नुक्ते पर जो आपने बात की है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक होम्योपैथ होने की हैसियत से ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं होम्योपैथिक की मालूमात अपने पाकिस्तानी भाइयों तक और ख़ास करके सिंध और कराची में रहने वाले लोगों तक ज़रूर मैं फ़ारवर्ड करूँ, अपने पेशेंट्स तक ज़रूर फ़ारवर्ड करूँ। देखें, इंसान को अपनी बुनियाद नहीं भूलनी चाहिए। अगर होम्योपैथिक की बुनियाद पे बात की जाए तो ये छोटी ही गोलियां हैं जो बेसिकली इसकी बुनियाद बनी थी होम्योपैथिक की। और दौरे जदीद में अब सिलसिला ये है कि इस दौरे जदीद में तेज़ी से ज़ाहिर सी बात है हर तरीका हर इलाज अपने आप को बदल रहा है और तब्दील कर रहा है। अब जब इतनी सारी तब्दीलियां आ रही हैं तो लामहला बात है कि कोई सा भी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आपका अर्धविक हो, चाहे वो आपका आकुप्रेशर हो, चाहे वो आपका आकुपंचर हो, अपने आप में तब्दीलियां ले लेकर आ रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं और चेंज कर रहे हैं ना। तो एक होम्योपैथिक तो एक अपना एक मुस्तहकम मकाम रखता है जी, ख़ास करके इस पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं। पाकिस्तान में तो इसके साथ वही सलूक है जो एक सुतीले औलाद के साथ किया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो है होम्योपैथिक बड़े बाज़ाब्ता और बड़े मुस्तहकम तरीके से राइज हुई हुई है। और यहाँ तक कि होम्योपैथ से वहाँ पर टाइम लिया जाता है
कि आप, और वो एक एक दो दो हफ्ते का वो टाइम देते हैं आपको, मतलब पेशेंट को चेक करने के लिए। और यहाँ पर डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलकर बैठा होता है, तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप जाके उसे बहुत खूब। चेक करा लें। बेसिकली हम जो छोटी टैबलेट्स थी ग्लोब्यूल्स इनको हम कहते हैं, और ये केन शुगर से तैयार की जाती हैं, ये चीनी से तैयार नहीं की जाती, ठीक है जी। अब मसला ये था कि वहाँ से इसकी बुनियाद शुरू हुई कि 4 गोली 6 गोली 8 गोली 10 गोली हम ज़बान पर चूसते थे, और उसका जादुई असर ये होता था कि पेशेंट जो है बिल्कुल शिफायाब हो जाया करता था। लेकिन उसके पीछे फिर वही लॉजिक है सिंपैथी और एम्पैथी की। वही लॉजिक है कि मुकम्मल तौर पे जांच पड़ताल करने के बाद, मुकम्मल तौर पे समझने के बाद उन 4 6 8 गोलियों को जो चूसने के लिए दिया जाता था, जो पेशेंट चूस कर शिफायाब होता था या 12 मुख्तलिफ खुराक को लेने के बाद ठीक होता था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जिस दौर में चल रहे हैं ये दौर जदीद है। इस दौर जदीद में वो ग्लोब्यूल्स तो अपना किरदार अदा नहीं कर रही, लेकिन उसकी जगह डिस्किट्स आ गए, यानी कि टैबलेट के साइज़ की वही चीज़ टैबलेट के साइज में बना दी गई। जहाँ वो 10-15 छोटी गोलियां खाते थे, वहाँ पे एक बड़ी टैबलेट को ज़बान पे चूस लिया जाता है। फिर और मज़ीद अब दौर जदीद की बात करें तो वो मदर टिंचर्स, पोटेंसीज़, अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडिंग पे आ गए कि जी ये ड्रॉप्स का इस्तेमाल बहुत बेस्ट है या सिरप का इस्तेमाल बहुत बेस्ट है। तो अब वो जो मुंदम होता जा रहा है, वो जो एक निज़ाम था ना छोटी गोलियों का, वो बहुत हद तक कम हो चुका है। और बहुत ही कम, शायद और नादर ही कोई 55-60 साल तजुर्बा कोई होम्योपैथ का रखता होगा तो वो अभी तक उन टैबलेट्स के ऊपर या उन पुड़ियों के ऊपर मामला चल रहा होगा। ख़ुद मैंने भी पुड़िया ही से काम शुरू किया था, पुड़िया क्योंकि उसमें गोलियाँ डालते थे पुड़िया का। तो ये बड़ा एक सिस्टम था, बड़ा प्यारा सिस्टम था, बड़ा खूबसूरत सिस्टम था। लेकिन ये सिस्टम वही बात है कि अब तबाही के दहाने पर है कि अब जो नए होम्योपैथ आ रहे हैं, नए जो लोग आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया यासिर जी, नए जो लोग आ रहे हैं, नए जो होम्योपैथ आ रहे हैं, अब उनको वो ना तो बात बताई जाती है, ना वो बात सिखाई जाती है, ना वो बात बतलाई जाती है, जिसकी वजह से सारे होम्योपैथिक का नुकसान भी कह सकते हैं इसको, और होम्योपैथिक की कमज़ोरियाँ भी कह सकते हैं इसको, कि हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। और नए आने वाली नस्ल में जो डॉक्टर्स हैं उन्हें मालूम ही नहीं है कि होम्योपैथ की जो एक फार्मा है वो किस बुनियादों पर बनाई गई थी, और असल में इसकी फ़िलासफ़ी क्या थी, और असल में इसकी फार्मेसी क्या थी। अब हमें सिर्फ ये पता है आने वाले नई नस्ल के डॉक्टर्स को कि जी ड्रॉप्स हैं, मदर टिंचर हैं, सिरप है, टैबलेट है, इसी पर ही हमने अपने जो होम्योपैथी को लेके चलना है। तो उन्हें भी अपने माजी का पता होना चाहिए, और जब आपको अपने माजी का पता होता है तो आप एक मजबूत बुनियाद खड़ी करते हैं। सियाने कहते हैं कि जब कोई नई बुनियाद उस बुनियाद पर खड़ी करोगे जो पहले टूट चुकी थी, तो ये जान लोगे वो टूटी क्यों थी। तो जब तुम उसको सही से समझ जाओगे ना तो तुम्हारी बुनियादें मजबूत होंगी, तुम कमज़ोर नहीं पड़ोगे। यासिर, हमारी तो बदकिस्मती यही है कि कॉलेजेस तो होम्योपैथिक के बहुत हैं, लेकिन उस तरह होम्योपैथ डॉक्टर तैयार नहीं हो रहे, उस तरह होम्योपैथ डॉक्टर कॉन्फिडेंशियल नहीं है, प्रॉपर तरीके से अपनी वर्किंग में नहीं है, काम नहीं करते, डरते हैं, खौफजदा होते हैं। और फिर अगर गलती से ये छोटी वाली गोलियों की जो आपने जिक्र किया, ग्लोब्यूल्स की बात कर दें, तो वो तो उन्हें तो एक खौफ है कि छोटी गोलियां, क्योंकि हम बदनाम है ना, मीठी मीठी गोलियां, छोटी छोटी गोलियां, मीठी मीठी गोलियां, छोटी छोटी गोलियां, तो इससे आपका एक जो मोराल है ना उसको डाउन कर दिया जाता है। जबकि होम्योपैथिक का बेस ही ये गोलियां थी, होम्योपैथिक का बेस ही वैकल पाउडर था जिसको हम शुगर ऑफ मिल्क कहते हैं। इसके अलावा तो कोई तस्वुर नहीं था ना। फिर पोटेंसी का तस्वुर आया, फिर शुगर ऑफ मिल्क का तस्वुर आया, फिर होते होते आगे के तस्वुर आते गए। तो इसका मकसद ये थोड़ी हुआ कि होम्योपैथिक में इन चीज़ों की जगह नहीं है। आपसे जब पूछा जाए आपके आबाओ अजदाद का, तो ज़रूरी नहीं वो अमीर हो, ज़रूरी नहीं कि उनके पास गाड़ी हो, ज़रूरी नहीं कि उनके पास मोटरसाइकिल हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि उनके पास अच्छे जूते हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि उनके पास अच्छे कपड़े हो। तो क्या आप इस शर्म से ये नहीं बताएंगे कि वो लोग गरीब थे तो मैं बात नहीं करूँगा। बहुत खूब। तो इसी तरह जब होम्योपैथिक का जिक्र आए तो ज़रूर इसके रहनुमा का जिक्र, इस बतानी मैन का जिक्र, और जिन लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों ने इसके लिए तजुर्बात के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और ख़ुद अपनी ज़ात को कुर्बान कर दिया, अपनी ज़ात के ऊपर तजुर्बे किए, उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, फरामोश नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो कौम अपने जो है रहनुमाओं को फरामोश करती है, ख़ास करके अपने
फोर्सेस को फरामोश करती है, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। वो अलग मैटर है कि हमारा आपकी क्या सोच है और या हमारा आपका क्या एक सोच का लेवल है। हम किसी के दिमाग को पढ़ नहीं सकते, किसी को दिल तक हम पहुंच नहीं सकते, आसान नहीं होता। ठीक है, तो बेसिक ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है फरामोश नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा किया है तो मानो अच्छा किया है, और बुरा किया है तो कहो कि बुरा किया है, और यही दयानतदारी और सच्चाई का तकाज़ा है। अच्छी बात आपने कही है कि इसी दयानतदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है, तब जाके मामला जो वो हल होंगे। डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी कीमती हर्ब्स और मशरूम्स के बारे में मैं स्टडी कर रहा था, जिनके एक्सट्रैक्ट्स के ज़रिए जो है वो ये अद्वियात बनती हैं, और वो बड़े ख़ासे महंगे भी होते हैं पूरी दुनिया में। बहुत सारे सुपर फूड्स हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्या वाक़तन ये समझा जाए कि ये जो अद्वियात हैं महंगी होती चली जा रही हैं वक्त गुजरने के साथ, और अगर ये ऐसा होता रहेगा तो फिर एक आम आदमी के पास चॉइस क्या बचेगी, फिर वो कैसे इलाज को परस्यू करेगा? ये सवाल जहन में आता है, ज़रा इसके बारे में बताइए। देखिए, मशरूम्स की बात है या और दूसरे आयुर्वेदिक तरीके है इलाज की बात है, और हर्बल्स की बात है, तो बेसिकली होम्योपैथिक की जो बेस है वो लामहला बात है, वो हर्बल है जिससे वो तैयार की जाती है। यानी कि क्रूड फॉर्म में कोई भी पौधा, उसकी जड़ें, उसके पत्ते, उसकी छाल, ठीक है जी, उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपका ये जो सवाल कि क्या आम आदमी के इख्तियार में होम्योपैथिक है या आम आदमी के इख्तियार से होम्योपैथिक निकलती जा रही है, तो इसका बड़ा वाज़े मैं आपको मकसद ये कहूँगा कि बाहर की जितनी भी कंपनीज़ हैं, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, जिसमें फ्रांस भी शामिल है, जिसमें और दाएं बाएं की और कंपनीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान में होम्योपैथिक पर काम किया, इनकी वजह से महंगाई हुई है। इनकी वजह से होम्योपैथिक लोकल कंपनीज़ ने जो है अपने आप को ग्रो किया, ताकि हम अब मसला क्या है कि हमारी एक सिरप अगर 100 रुपए की है, पाकिस्तान से कोई भी कंपनी ले लें, 200 रुपए का सिरप अगर है, लेकिन वहाँ वाला सिरप 2200 रुपए का है जी, तो सर फर्क पड़ता है या सिर साहब फर्क पड़ता है 2200 रुपए और 200 रुपए। अब मुझे बताइए, वही 200 रुपए का सिरप तो फिर कंपनी ने 500 का करना है ना, ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ रहे कि हाँ यार, हमने भी पाकिस्तानी 500 रुपए का लिया, सस्ता नहीं है ये। और हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको बाई वन गेट वन फ्री चाहिए, जिसको ब्रश के साथ, टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री चाहिए, चाय की पत्ती के डब्बे के साथ कप फ्री चाहिए, गिलास फ्री चाहिए, हर चीज़ मुफ्त चाहिए। और फिर उससे बड़ा जुल्म ये होता है कि बाई वन गेट वन फ्री जो हमने इस ग़िज़ाओं पे लगा दिया ना, अपनी बर्गर के साथ 2 बर्गर के साथ एक फ्री, 2 पिज़्ज़े के साथ एक फ्री। तो बात यह है कि हम लालच में आ जाते हैं, और जिस कौम से हमारा ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिर्फ पैसा दिखाया जाए, सारे काम हो जाते हैं। और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों में रखे और इन चीज़ों से दूर रखे। इसी तरह होम्योपैथिक के साथ भी हो रहा है कि हम ज़्यादा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में, ज़्यादा अफोर्ड के चक्कर में हम क्या करते हैं, बाहर से दवाओं को अवेल करते हैं, बाहर से दवाओं को पाकिस्तान में हम मंगाते हैं और फिर उसको महंगे दामों बेचते हैं। तो बात यह है कि जो गरीब डॉक्टर है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिससे उसका घर चलना मुश्किल होता है, वो मुसीबत में पड़ा हुआ है ना जीना, वो उसके लिए मुसीबत ये हो गई कि अब वो पेशेंट आके कहता है जी मुझे तो शॉबे चाहिए। अब शॉबे की एक अगर पोटेंसी की बात करें, जर्नल पोटेंसी, तो वो 700 से 800 रुपए के करीब है। मदर टिंचर की बात करें तो 1300-1400 रुपए का टिंचर है। तो आप मुझे बताएं मेरे भाई, एक आम आदमी जो 10 दिन में 1400 रुपये तुम्हारे दवा पे लगा देगा, मल्टीप्लाई कर लो तो उसके तो तकरीबन कोई 3200 रुपये उसके सीधे सीधे बन गए। 10-10 दिन पे भी अगर वो इस्तेमाल करता है तो बिल्कुल ऐसा ही है। सोचने वाली बात यह है कि हम कहते हैं कि होम्योपैथिक बड़ा ही सहल इलाज है, सस्ता इलाज है, आसान इलाज है, तो इसमें आसानी क्या है, इसमें सस्ता क्या है? तो सस्ता और आसानी हम जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो पैदा करते हैं, और हम ही पैदा नहीं करेंगे ये आसानियाँ, तो यकीनन ये आसानियाँ हमारे हाथों से निकल जाएंगी और एक वक्त आएगा कि होम्योपैथिक तबाही के दहाने पर हो जाएगी। फिर आप दूसरी कंपनीज में उठाएं, और भी बाहर से कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी मौजूद है, लैनिंग लेबॉर्ट्रीज है। एक वक्त हमने रेक्स रूबिया पे बड़ा काम किया माशाल्लाह, उस वक्त वो रेंज में था, बिल्कुल ठीक है, आवाम की कदर में था। आई थिंक उस वक्त जब हम पिछले 3-4 सालों में जब हमने इसकी रेट देख के तो 950-1000 के करीब था, आज वो अपनी दुगनी से कीमत पे हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि आम शख्स, एक आम आदमी उसको किस तरह अफोर्ड करेगा, उसको किस तरह से वो जो है परचेज कर सकता है, जबकि उसने 10 दिन में ख़त्म हो जाना होता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो इंश्योर्ड मिल्क की तरफ चला जाता है कि उसकी भी कीमत वही है।
बिल्कुल ठीक है। जब आप 2000 से अबव में इसको देंगे रेक्सोरुबिया को, तो वो कहता है यार मैं 3000 में इंश्योर्ड मिल्क नहीं ले लूँ जिसकी श्योरिटी भी है कि जिससे हम रह भी जाएंगे, जो हमारे जिस्म में बॉडी में वर्क करेगा। तो इन लोगों को चाहिए, इन कंपनीज को, कि अपने रेट को कम करके आम पाकिस्तानी पेशेंट को, आम सिंध के पेशेंट को, कराची के पेशेंट को सहूलत दें, उनके लिए आसानियां पैदा करें। फिर आपने कहा जी कि मशरूम और इस तरह की और दूसरी महंगी चीज़ें, कोई शक नहीं है कि महंगी है, लेकिन मजीद महंगी हमने कर दी है। मैं आपको आज एक कमाल बात बताऊं, ज़रूर बताइए। आपके किचन में मौजूद हर गर्म मसाले से होम्योपैथिक दवा तैयार होती है और नताइज के साथ होती है, प्रॉपर होती है और सस्ती तरीन होती है। हमारे पास पाकिस्तान में कंपनीज हैं जिसमें मसूद है, ये लोग प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं होम्योपैथिक पे, और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे इनका बेस पाकिस्तान है, कराची है, सिंध है, पंजाब है, इस पर वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सी कंपनीज हैं जिसमें कमाल लेबॉर्ट्रीज हैं, पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं अपनी अद्वियात को। अब एक टिंचर 450 ml की अगर हम बोतल ख़रीदते हैं तो पाकिस्तानी अगर वो हमें मिल रहा है 8000 का, तो हम लामाला जब जर्मनी का या फ्रांसीसी ख़रीदेंगे तो ये हमको 8000 का नहीं मिलेगा, ये 30,000 से कम का नहीं मिलेगा, 32,000 से कम का नहीं मिलेगा। तो ज़रा लम्हे के लिए सोचिए कि वो डॉक्टर जिसने अभी कदम रखा है जी, तो वो जब वारा ही उसे नहीं पड़ेगा तो वो होम्योपैथिक क्यों करेगा? नहीं करेगा, करेगा? बिल्कुल ऐसा ही। आप मुझे बताइए 1000-1500 हफ्ते के बाद वो भी वारा तब भी उसे ना खाए, उसके बाद वो अगर 3000, 2000, 2500 तक जाए तो लामाला बात है, वो अपनी रेंज से बाहर हो गया। सही है। और मरीज की रेंज 1000 से ऊपर की नहीं है, 800 से ऊपर की नहीं है, 500 से ऊपर की नहीं है। तो आप मुझे बताइए, जब मरीज जो डेली वेजेस पर 25,000 कमा रहा है, आप 10 दिन के अंदर उसके 5,000 रुपये सिर्फ इस मद में लग जाएं कि वो रेक्सोरुबिया जैसी दवा या बायोफंजिन जैसा सिरप इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरे भाई वो घर में राशन लेकर आएगा, बिजली का बिल भरेगा या अपने घर को देखेगा? मुमकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। मैं हर बार समझाता हूँ, हर बार कहता हूँ कि आप लोग बड़ी कंपनीज जो हैं, ये अगर फिल फॉर ये नीचे की तरफ आए, आवाम को समझें, आवाम के दर्द को समझें, उनके दुख को समझें, तो मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक दुनिया में सबसे ताकतवर ट्रीटमेंट बन जाएगा। और ख़ास करके आज हिंदुस्तान बुनियाद है होम्योपैथिक की, कि वहाँ होम्योपैथिक पे ज़ोर शोर से काम हो रहा है, तहकीकात हो रही हैं, रिसर्च हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और हमारे क्या हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं। सिर्फ 4 तंजीमें आपस में मिलकर एक दूसरे के खिलाफ उंगली उठाती हैं, एक दूसरे को गाली देती हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहती हैं। होम्योपैथी कहाँ खड़ी है? एक आम डॉक्टर कहाँ खड़ा है? यकीनन ऐसा ही। जब एक आम डॉक्टर बनेगा ही नहीं तो आपकी होम्योपैथी, आपके स्टोर, आपका सब कुछ किस काम आएगा? डॉक्टर साहब, इसके लिए आप मसले के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उठाता रहूँगा। बाकी लोग की तरह सवाल ये पैदा होता है कि हर तरफ हम देखते हैं कि काउंसिल बनती है और उसमें लोग होते हैं मुख्तलिफ जो लाइक माइंडेड होते हैं। अब इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो फिर सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, वो फिर लोग कहाँ हैं और क्या इस सिलसिले में आपकी जो काउंसिल है वो काम कर रही है? क्योंकि अभी एक और भी बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ नई नई लेजिस्लेशंस जो की जा रही हैं, किसी को किसी के मातहत कर दिया, कोई तरीका इलाज किसी के मातहत कर दिया गया, तो इसमें तो बड़ी फिर पेचीदगियाँ आ जाएंगी। इस सिलसिले में क्या हो रहा है? आप ये देखें, यासिर, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। मातहत वाली जहाँ तक बात है, अभी तो तकरीबन मातहत होम्योपैथिक हो ही चुकी है, हाथों से तो गेम निकल चुका है, लेकिन बस वही बात है कि अब लकीर पीटी जा रही है कि शायद के सांप बिल से निकल आए या जो चिड़िया खेत चुग गई है वो वापस हमारी नुकसान में पूरा कर दें, ऐसा नहीं है। और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह, हमारे होम्योपैथिक बड़े जो डॉक्टर्स हैं जो सीटों पर बैठे हुए हैं, उनकी ना इत्तफाकियाँ और एक दूसरे से मुत्तफिक ना होना जी। और इसी इनकी लड़ाई ने, इसी इनके जहनी इम्तजाजी कैफियत ने, इसी तबाहशुदा जहनी कैफियत ने होम्योपैथिक को बर्बाद कर दिया। आज होम्योपैथिक किस दहाने पे खड़ा है कि आने वाले, आपको 5 सालों में बात कर रहा हूँ मैं, 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आने वाले 5 सालों में आप होम्योपैथिक का हाल देख लीजिएगा। क्योंकि अब तो वो आई थिंक हिकमत की तरफ जो है वो उसे कन्वर्ट कर दिया गया, मंच कर दिया गया, होम्योपैथी और हिकमत को जो है वो मंच करने की तरफ तकरीबन मामला तो तय हो चुके हैं। अब कोशिश तो मैंने शुरू से की और जब से लेकर अब तक हमेशा होम्योपैथी के लिए लड़े, होम्योपैथी की बुनियादों के लिए काम किया और करते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। मैं नहीं कहता कि पीछे मेरी नस्ल से कौन होम्योपैथ बनता है, लेकिन मैं अगर अपनी ही नस्ल के लिए काम कर रहा हूँ तो ये जुल्म है।
मुझे औरों की नस्लों के लिए काम करना है। जो और दूसरे जवान यंग खून आ रहा है होम्योपैथिक में, नई नस्ल आ रही है होम्योपैथिक में, मुझे उसके लिए लड़ना है, मुझे उसके लिए काम करना है। अगर मैं ये डिपेंड करूं कि जनाब मैं सिर्फ अपने बेटे की राहें हमवार करूं और खामोशी से बैठ जाऊं कि यार चलो हमें क्या है, हमारा तो मसला हल हो रहा है ना, हमारा तो सीधा सीधा मसला हल हो रहा है, हमें किस चीज़ की परेशानी है, हम पोजीशन में हैं, हम स्ट्रांग हैं। कल को मेरा बच्चा आता है वो सीधा सीधा आकर जो है बैठ जाएगा सीट के ऊपर, तो सवाल ये पैदा होता है मेरा बच्चा ना, तो क्या दूसरे बच्चे मेरे नहीं है? बहुत खूब। दूसरे लोग मेरे नहीं है? अगर मैं एक सच्चा और दयानतदार अपना होम्योपैथ हूँ और अगर होम्योपैथिक से मैं सिंसियर हूँ दयानतदारी ईमानदारी के साथ, तो ये मेरा फर्ज और मेरा हक है कि मैं इस पेशे के लिए अगर लड़ना पड़े तो लड़ूं, मरना पड़े तो मरूं। बहुत खूब। आपने दूसरा सवाल किया कि और डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। यासिर, आपको शायद यकीन नहीं है, होम्योपैथिक ने डॉक्टर्स की किस्मतें बदली हैं। बिल्कुल ठीक, जमीन से आसमानों पर पहुंचाया है। बिल्कुल ऐसा ही। एक मकाम होम्योपैथिक ने डॉक्टर्स को दिलाया पूरी दुनिया के अंदर, पूरे जो है माशरे के अंदर, कि होम्योपैथिक का एक वक्त था, एक नाम था। आज होम्योपैथिक तेज़ी से तबाही की तरफ जा रही है, तेज़ी से दीवार की तरफ लग रही है, मगर हमें अपनी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं है, हमें अपनी अनाओं से फुर्सत नहीं है, हमें अपने तू तू और मैं से फुर्सत नहीं है। आम डॉक्टर तबाह हो रहा है। अगर ये आम डॉक्टर नहीं होगा तो ये तमाम जितने भी तंजीमात हैं या जितने भी लोग हैं या जितनी भी कंपनीज है, सुन लें कि अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं, क्योंकि हम लिख के दे रहे हैं तो तुम चला रहे हो, तो कम से कम वो जुल्म तो नहीं करो कि एक आम डॉक्टर जिसने अभी काम शुरू किया, जिसको डिपेंड है घर गृहस्थी भी इसी से लेकर चलनी है और शिफाओं के रास्ते भी इसी से लेकर चलने हैं, तो ज़रा से लम्हे के लिए सोचा जाए तो ये वाकई जुल्म है बाहर की कंपनीज का भी और ख़ुद हमारे अपने लोगों का भी, कि आज अगर एक प्लेटफॉर्म पर सिर्फ होम्योपैथिक के लिए इकट्ठे हो जाएं तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे अंदर दरार पड़े। अपनी लड़ाइयाँ रखें ना यार, सही बात, लड़ते रहे, लेकिन होम्योपैथिक तो बचा लो। जब तुम्हारा घर ही नहीं रहेगा तो किसके लिए लड़ोगे? देखिए ना, एक घर होता है, उसमें 4 भाई लड़े जायदाद के लिए, बिल्कुल सही है, लड़ो भाई, लेकिन वो जो घर मशीनरी तोड़ रही आगे, कम से कम उसके सामने तो खड़े हो जाओ आके कि तोड़ने नहीं देंगे भाई, कुछ भी हो जाए हमारी लड़ाई है, मगर हम होम्योपैथिक को तबाह नहीं होने देंगे। बदकिस्मती ये है कि होम्योपैथिक तबाही की तरफ है, बदकिस्मती है कि रिसर्च सेंटर नहीं है, बदकिस्मती ये है कि रोज़ बरोज़ डॉक्टर्स डाउनफॉल्स पर आते जा रहे हैं। इस महंगाई की वजह से आप मुझे बताइए कि एक आम बंदा क्लिनिक नहीं चला सकता, एक आम होम्योपैथ क्लिनिक नहीं चला सकता। अब साथ अगर आप स्टोर रखते हैं तो आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर हर रोज़ उसकी कीमतें बढ़ना, तो एक आम शख्स की, एक आम मरीज़ की इस्तात से होम्योपैथिक इस वक्त बाहर है। ठीक है, मैं बड़ी सीधी सिंपल बात कर रहा हूँ आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम चाहें, हम कंपनीज जो होम्योपैथ की बड़ी कंपनीज हैं या होम्योपैथ की वो कंपनीज जो बाहर से हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, जो शॉबे से यानी जर्मनी से कर रहे हैं, जो फ्रांस से कर रहे हैं, लर्निंग लेबॉर्ट्रीज, कम से कम इनको चाहिए कि अपने रेट्स को कम करें और एक आम फर्द के दर्द को समझें, एक आम डॉक्टर के दर्द को समझें, ताकि आम डॉक्टर आपके साथ खड़ा हो जाए बुरे वक्त में। ठीक है। आपने तो किया जी कि बड़े पैमाने पे कंपनी खड़ी कर ली है, अब कल को होम्योपैथिक पे काम नहीं होगा तो आप हिकमत पे काम करना शुरू कर देंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो बर्बादी किसकी हो रही है? बर्बादी तो होम्योपैथिक की हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें बच क्या रहा है होम्योपैथिक के पास, सिवाय इसके कि लोग आपको ऐसे होम्योपैथ हो अच्छा क्या चलता है, रोटी रोजी हो जाता है, काम मतलब क्या करते हो? शिफा हो जाती है इससे। फिर एक प्रोपेगेंडा के देर से काम करती है, एक प्रोपेगेंडा के शिफा देर से होती है, एक प्रोपेगेंडा के डॉक्टर्स ही सही नहीं। भाई डॉक्टर तो तुम्हें सही जब मिलेंगे ना जब पढ़ाई सही होगी, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर तो तुम्हें जब सही मिलेंगे ना जब उसे रास्ता सही मिल रहा होगा। एक शख्स को पता है कीचड़ में पाँव पड़ रहा है और उसके बावजूद उसने कीचड़ में ही पाँव डालना है, तो बेचारा क्या करेगा? बहुत खूब। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं और जो आपके सवाल हैं उसको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, जनाब सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे होम्योपैथी के हवाले से और इस तरीक़ा हाई इलाज से लोगों को कैसे फ़ायदा होता है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। बल्कि साल साल ये गुफ्तगू जारी है, इससे कैसे लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। डॉक्टर साहब, बीमारियों के हवाले से अब थोड़ी सी बात हो जाए। मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से सवालात मौसूल होते हैं। पहले तो एक सेगमेंट वो है जो ये समझता है कि सिर्फ इसको महज क्रॉनिक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये उन्हीं के लिए जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा जो बीमारियां मौसमी असर रखती हैं, वायरल हों, बैक्टीरियल हों, इस तरह की जो बीमारियां हैं, डिजीज़, उसमें शायद ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। ये तासुर क्यों मिलता है, ज़रा इसके बारे में चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू की जाए। बहुत शुक्रिया। ब्रेक से हम लोग वापस भी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इफेक्टिव सब है, ठीक है। बात एक डॉक्टर की सोच के ऊपर वाह। और उसकी तहकीकात के ऊपर है और उसके इल्म के ऊपर है। अगर उसके पास इल्म ही नहीं है, वो बेहतर तरीके से समझ ही नहीं पाया मर्ज को, तो वो फिर आगे कुछ भी नहीं कर सकता। और होम्योपैथिक डिपेंड मर्ज पे कभी नहीं करती, क्योंकि वो मर्ज को नहीं समझ पाया तो फिर उसका दूसरा दर्जा ये है कि वो फिर मरीज को समझे, बहुत खूब, उसकी साइकोलॉजी को समझे, उसकी नफ्सियात को समझे। अगर वो बेहतर तरीके से उसकी नफ्सियात को समझ सकता है, साइकोलॉजी को समझ सकता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा बॉस ने उसे डांटा और वो गुस्से में, उसको अच्छा नहीं लग रहा, हर चीज़ उसे बुरी लग रही है, तो उसके चेहरे से पता चल रहा होगा कि यार आज डांट पड़ी है, इसको लग रहा है ये अजीब इसकी एक कैफियत है। मतलब तो आप उसके बाद उसे बोलें कि ऐसा है कि जाके तुम अपना ब्लड टेस्ट कराओ, अपना लीवर टेस्ट कराओ। भाई क्यों कराओ? उससे पूछो ना कि प्रॉब्लम क्या हुई है, उसको बोलने तो दो, उसको कहने तो दो। हमारे यहाँ का निज़ाम, वो कहते हैं ना कि आपकी नाच रही है तो राधा और हमारा नाचे तो गंगू तेली। तो अब ये काम एलोपैथी के पास जब मरीज जाता है और एलोपैथिक डॉक्टर ना सुनते हैं ना सुनाते हैं और उन्हें एक पर्ची हाथ पे थमा देते हैं, वो हैप्पी है, वो खुश है कि वाह भाई वाह। लेकिन एक होम्योपैथी के पास जाके वो चाहता है मरीज कि पूरे ख़ानदान की बात डिस्कस की जाए। तो यहाँ डॉक्टर्स का समझदार होना ज़रूरी है, ठीक है, कि वो सुने जो सुनने के लिए, या वो जो सुनाने के लिए मरीज़ वहाँ पर आए, आपके पास बात करने के लिए आए ना, आप उससे डिस्कस करें, बात करें। जब तक आपको ये पता नहीं चला, क्योंकि होम्योपैथिक की फ़िलासफ़ी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो मरीज़ का इलाज करती है, मर्ज़ का इलाज नहीं करती। तो आप अगर अपनी उसके एंड तक पहुंच जाते हैं कि इस मसले की वजह से उसका मसला हुआ, तो वहाँ पे मेडिसिन आ जाती है। एक ही कंडीशन पे 4 दवाएं मिल रही, लेकिन अंदाज अलग मिल रहा है कि वो जो लहजे के मामलात हैं वो अलग मैटर हैं, जो लहजे के मामलात नहीं वो अलग मैटर है। कि वो कहता है शायर कि वो जो एक बात बड़ी तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। तो ये जो लहजे है ना, होम्योपैथिक डिपेंड करती है इसके ऊपर कि लहजा क्या कहता है। तो उसके ऊपर अगर एक अच्छा समझदार डॉक्टर है और वो आसानी के साथ उस मरीज़ के मर्ज़ तक वो पहुंच के उसका जो इलाज है वो मुमकिनात तौर पर कर सकता है। लेकिन अगर उसे पता ही नहीं होगा कि आने वाला शख्स को जो नज़ला हुआ है वो असल में बीमारी नहीं है, वो नज़ला डस्ट की वजह से हुआ, या वो नज़ला धुएं की वजह से हुआ, या वो नज़ला गुस्से की वजह से हुआ, या मसला ठंड लगने की वजह से हुआ है, या वो मसला रात देर से सोने की वजह से, या सुबह जल्दी ना उठने की वजह से। ये डॉक्टर का काम है जानना, मरीज़ का काम है अपनी बात करना। ये देखें, किसी भी कहानी में कोई अपने आप को गद्दार नहीं लिखता जी। बहुत खूब। वो यही लिखता है कि मैं, मुझसे ज़्यादा वफादार कोई है ही नहीं। तो आने वाला कोई भी मरीज़ अपनी बुराई को आगाह से हमें आगाह नहीं करेगा कि मैं देर से सो के उठता हूँ तो मेरे सर में दर्द हो गया, मैंने रात पहले 9 बजे खाना खाया, फिर यार दोस्त आ गए, मैं फिर चला गया 12 बजे, मैंने पराठा ठंडा खा लिया। तो भाई गलती कोई नहीं है, लेकिन बात यह है कि बयान गलत किया गया। डॉक्टर साहब, कॉलर आपकी इजाज़त से शामिल किए जाएं। हमारी एनर्जी है। जी जी, पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप फरमाइए।
जी, मैं डॉक्टर साहब से आज 3 सवालात करना चाहूंगी। खैर। प्लीज जी, डॉक्टर साहब से काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे तीनों सवालात के प्लीज जरा जवाब जरूर दीजिएगा इस दफा। पिछली दफा मेरे सवाल का एक जवाब रह गया था। मैंने एक डॉक्टर साहब ने मुझे एक तस्बीह बताई थी या सूरह यासीन की सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम की। वो मेरा एक सबसे पहला सवाल है कि मुझे वो जो तस्बीह है वो बंदा सिर्फ पाकी की हालत में ही जारी रखे या फिर बगैर पाकी के भी उसको जारी रखना होता है? और दूसरा मेरा ये सवाल है, डॉक्टर साहब ने कहा था कि नेक्स्ट वीक वो सदके के ऊपर बात करेंगे। ये जो नेगेटिविटी, जो ये खबीसियातीनी चीजें होती हैं, इनके खत्म करने के लिए रुकावट और बंदिशों को वो सदका बताएंगे। काइंडली आज जरूर डॉक्टर साहब आप प्लीज बताइएगा। और तीसरा मेरा इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये सर्दियों में मुझे पाँव के ऊपर और आधी टांगों के ऊपर नहाने के बाद, वजू करने के बाद, पानी डालने के बाद बहुत शदीद खारिश होती है, खुजली होती है और जख्म बन जाते हैं लाल लाल रंग के। मैं तेल पानी लगाती हूँ मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये कंडीशन एग्रीवेट होती है सर्दियों में, बाकी पूरा साल नहीं होता, सिर्फ पाँव पे और आधी टांगों के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में कॉल की। और जनाब डॉक्टर साहब एक एक करके मैं चाहूँगा सवालों के जवाब पहले दिए हम जाएं। तीसरे सवाल का जवाब पहले देते हैं तीसरे जो सवाल का मेडिकल पहले हवाले जवाब से है, जी। इनकार है। इन्होंने कहा जी कि जब पानी पड़ता है, वजू करती हैं, पैर पे पानी पड़ता है तो उससे स्किन इनकी डिस्टर्ब होती है या उसमें दाने निकल आते हैं या वो ड्राइनेस छिल बहुत जाती ज़्यादा हैं। हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसमें हमारे पास जो 2 दवाएं हैं बड़ी अहम किरदार रखती हैं। पहली तो रेस्टॉक्स है। अच्छा, रेस्टॉक्स की क्वालिटी ये है हमारे पास कि ये पानी के लगने से बढ़ती है, ठीक है। यानी जिस्म पे पानी नहाना, वज़ू करना, इसके बाद अलामातें इसकी बढ़ जाती हैं, तो जिस वजह से ये सामने आती है। और स्किन के लिए इसका बहुत अच्छा काम है। बेसिकली रेस्टॉक्स जो है ये भी एक प्लांट इसकी सोर्स है जिससे ये हासिल किया जाता है। तो इसमें दूसरी दवा है सलेशिया। सलेशिया जो है ये एक सॉल्ट है, ठीक है जी। ये 6x में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को सोते हुए ले लें या दिन में ले लें। इसके 10 गोली नीम गर्म पानी में घोल कर इस्तेमाल करें, उसको पिएं। दूसरी जो मेन दवा है बेसिकली वो जो है रेस्टॉक्स है। इसका रेस्टॉक्स का इस्तेमाल सुबह में करें और सलेशिया का इस्तेमाल रात में करें। फलों में छिलकों वाले फलों का इस्तेमाल का बाकायदा इस्तेमाल रखें, जूसेस ना पिएं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मिल्क शेक जहर है। और एक फल का जब आप जूस निकालते हैं तो वही बात आ गई कि आपने मुद्दे की बात ही नहीं की। असल में सारा जो आप मुझे बताएं ना, जो छिलका हम फेंक देते हैं बहुत सारे फलों का, सेब का छिलका, आड़ू का छिलका, चीकू का छिलका, तो आप मुझे ये बताइए ना कि फिर छिलके की ज़रूरत क्या थी? अल्लाह ताला बगैर छिलके के भी तो पैदा कर सकता था। प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, उसके अलावा भी उसकी अफादियत है बहुत। उसकी अफादियत छिलकों में भी तो है ना। आप सारे विटामिन का रोना रोते हैं, सारे विटामिन ढूंढ रहे होते हैं, वो तो लगे ही छिलकों में। बहुत खूब, बहुत खूब। अंदर से आप क्या ले रहे हैं? कैल्शियम ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फाइबर, जो विटामिन हैं आप उन्हें छिलकों को ज़ाया करके फेंक देते हैं उठा के। फिर आपकी स्किन ख़राब होती है, फिर आपकी आइज़ ख़राब होती है, फिर आपकी बोन्स ख़राब होती हैं, फिर आपका सर्कुलेशन ब्लड ख़राब होता है, तो फिर आपको डिस्टर्ब होती है। इनके लिए जो ये वजूहात सामने आ रही है ना, ये बहुत वाज़ेह है कि ये पानी का इस्तेमाल कम करती हैं। अगर ये 6 गिलास भी पीती हैं तो बहुत कम पीती हैं। औरत ज़ात के लिए कम से कम पानी के गिलास की कुल तादाद 10 से 12 है, 10 से 12, क्योंकि वो किचन के अंदर जब होती है तो वो पसीने के ज़रिए, हरारत के ज़रिए ज़ाया करती है। अप एंड डाउन जब घूम रही होती है तो वो अपना पसीना ज़ाया करती है। मर्द अक्सर एसी में बैठे हुए होते हैं या उनको रब्त मिल जाता है पसीने को खुश करने का, लेकिन औरत के पास टाइम नहीं मिलता। तो उसे कम से कम भी 10 से 12 टारगेट पानी है जो सर्दियों में वो पिएं, ताकि उनके गुर्दे पे इफेक्ट ना पड़े, उनकी स्किन पे इफेक्ट ना पड़े, वो बेहतर तरीके से अपनी। दूसरा सवाल था जो मैंने इनको आयत पढ़ने को बताई, सलामुन कौलुन मिन रब्बिर रहीम, ये पाकी की हालत में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है और सूरह यासीन की एक आयत है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसे पाकी में पढ़ना चाहिए। और कोशिश करें कि वज़ू से रहकर पढ़ें तो इसका तसलसल और इसका असर और अच्छा होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को वो लोग बड़े पसंद है। और ये अल्लाह का वादा भी है कि जो वज़ू से रहता है वो इसके रिस्क को जो है बढ़ाता है और उसके रिस्क में तलालत यानी कि ज़्यादती पैदा करता है। दूसरा सवाल इन्होंने जो किया था वो बंदिश के हवाले से किया था, सदके के हवाले से, सदके के हवाले से किया। जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम है यासिर, हम रूहानी हवाले से इसको मैनेज करेंगे, कि जिसमें हम बंदिश के हवाले से, सदक़ात के हवाले से और दूसरे जितने भी अमूर हैं, ख़ास करके ये जिन्नात, बेसिकली ये जिन्नात होते क्या हैं, शयातीन क्या होते हैं, मौकिल किसे कहते हैं, हवारे कौन है,
इस तरह से 20 चीज़ें जो इंसान के जहन में ना घूम रही होती हैं। हम ब्रॉडकास्ट तो कर लेते हैं, 10 चीज़ें बताते हैं, लेकिन अंदर की बातें हम नहीं बताते। वाक़यात हम अपने शेयर ज़रूर करते हैं, लेकिन उस वाक़ये की गहराई में हम जो है नहीं जाते। तो मैं इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम हम जो रखेंगे, कोशिश हमारी रहेगी कि टोटल हम इसी पे रखें। और अगर कोई कॉल आती कोई दवा के हवाले से होगा तो आपको मैं बड़े मज़े की बात बताऊं कि होम्योपैथिक वाहिद तरीक़ा हायर इलाज है कि जिसमें जादू का इलाज मौजूद है। बहुत खूब। पानी दम करके तो एक अलग मैटर है, वो तो अल्लाह का कलाम है, उसमें तो शिफा है। लेकिन साथ साथ अगर आप दवा इस्तेमाल करते हैं उसकी कंडीशंस के मुताबिक, तो पेशेंट हमारा 70 नहीं 90% क्योर होता है। और होम्योपैथिक में ऐसी ऐसी नामी ग्रामी दवाएं हैं जिन्हें डॉक्टर कोई तवज्जो ना देके छोड़ देते हैं, कोई तवज्जो नहीं देते, और वही दवाएं हैं जो आपकी प्रैक्टिस पर 4 चांद लगाती हैं। वही दवाएं, जिस तरह एक बात समझ लीजिए कि एक ठेला है, उसके ऊपर बड़े सारे सेब रखे हैं, लेकिन आप बड़े बड़े उठाते हैं, छोटे छोटे छोड़ देते हैं। अफादियत तो छोटे बड़े की एक ही है ना। बहुत खूब। प्रोटीन वो भी दे रहा है आपको, फाइबर वो भी दे रहा है आपको, विटामिन वो भी दे रहा है आपको। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर आप जब बेर खाते हैं तो सेम है, सेब और बेर की अफादियत सेम है, विटामिन प्रोटीन उनके सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो होगा। तो फिर आप इस चीज़ को भी ध्यान करें कि जब अलामात बताई जाए, जब मामलात बताए जाएँ, और ख़ास करके जो आपकी फील्ड है उस फील्ड पर पूरी और प्रॉपर तवज्जो रखें। अब इनके जो प्रॉब्लम है, मेरी बहन के मसला इन्होंने बताया, इनका अमूमी तौर पे पानी का इशू है जो ये प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पानी प्रॉपर इशू करते हैं, उनकी शिकायत है हम तो पीते हैं। अब मामला यहाँ पे ये आता है कि डॉक्टर के लिए ये जांचना कि वो सही कह रहा है या सही नहीं कह रहा। मैं लफ्ज़ झूठ का इस्तेमाल नहीं कर रहा। हाँ, हो सकता है कि अपनी नज़र में वो सही काम कर रहा हो। ठीक है, अगर मैं झूठ का इस्तेमाल करूंगा तो ये ज्यादती है। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है ना, उसका जांचना डॉक्टर का ये ज़रूरी है कि क्या ये दुरुस्त बात की गई है या दुरुस्त नहीं की गई। तो फिर उन पेशेंट की स्किन खुद बता रही होती है कि वो ग्लो स्किन पर है या नॉन ग्लो स्किन पर है, हाइड्रेशन उसको हो रही है, नहीं हाइड्रेशन हो रही है। आपकी ये स्किन है, आप इसको ऐसे करेंगे तो ये अगर सुकड़ी रहती है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर हाइड्रेशन मौजूद है, डिहाइड्रेशन आपके अंदर मौजूद है। मिनरल हाइड्रेशन का ये होता है कि आपका अमूमी तौर पर होंठों का खुश्क रहना, आपके जो है अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहना, ठीक है जी, शदीद गर्मी और शदीद सर्दी आपको मुतासिर कर जाए, ये मिनरल डिहाइड्रेशन को साइन करते हैं। अब मिनरल डिहाइड्रेशन का मसला ये है कि मिनरल डिहाइड्रेशन के 70% जो केसेस हैं उनको रूहानी हवाले से जो है ना उस तरफ डाल दिया जाता है कि सीधा पीर फ़कीर और XYZ के पास हम सीधा निकलते हैं। जबकि अगर किसी होम्योपैथ के पास आ जाएं और वो समझदार होम्योपैथ होगा तो बेशक कि अल्लाह के कलाम में बरकत है, वो आपको पानी भी देगा दम करके, आपको सिक्योर भी करेगा। लेकिन साथ के साथ और हाथ के हाथ मैंने फिर कहा कि अगर डॉक्टर मरीज़ की माइंड लैंग्वेज को ग्रो कर रहा है, समझ रहा है, तो समझ लीजिए कि मरीज़ जो है वो 90% दुरुस्त हो गया। लेकिन हमारा मकसद अगर ये हुआ कि सिर्फ उससे पैसा कमाना है या उसे नोट बनाने, तो फिर वहाँ पे जाके तो फिर वही बात आ जाती है कि मैं ऐसे ऐसे होम्योपैथ हमारे पास मौजूद हैं कि जिन्होंने भरपूर जायदादें बनाई हैं, अपनी होम्योपैथ से ही बनाई हैं। लेकिन बात यह है कि बना लिया बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने आपके हिस्से का रिस्क लिखा था, वो उसमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन बात यह है कि बना लिया ना, तो अब आ जाओ आम लोगों की तरफ भाई। बहुत खूब। आपने कमा लिया, आपने बना लिया, आप आ जाओ यार, आ जाओ, मिल जाओ लोगों में। जिस तरह से एक इंसानियत का नाता है, जुड़ जाओ डॉक्टरों के साथ, जिस तरह एक इंसानियत का नाता है। इंतजार नहीं करो कि वो तुम्हारे पास है, कभी तुम भी चले जाया करो। तो कहते हैं ना कि जो बैठा रह जाएगा फिर वो बैठा ही रह जाएगा। तो कभी भी कोई भी सीट कुछ भी होती है, आप देखें सीट पर बैठने वाला खतरनाक हद तक खतरनाक होता है, और जो सामने बैठा हो तो सहमा हुआ ही होता है। तो हम तो हमेशा से कहते हैं कि बिजनेस को प्रमोट करो। मैं कभी भी आपने नहीं सुना कि मैं जॉब की प्रमोशन करता हूँ कि जॉब करो, नहीं, मैं कहता हूँ बिजनेस में अल्लाह ने बरकत रखी है। आपका घर और आपकी गृहस्थी दोनों चीज़ें आपको फेवर कर रही होती हैं। तो यार जब फेवर कर रहे हैं तो आप फेवर क्यों नहीं कर रहे? आप उसको अच्छा लेकर क्यों नहीं चल सकते? आप सब कुछ कर सकते हो, आप सारा कुछ अच्छा कर सकते हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैसे, किस तरह से हम इसे मैनेज करेंगे। अब अगर आपके पास इनकम कम है, आपने उसमें मैनेज करना है। आप देखें पहले दौर में 5-5 किलो गोश्त अब्बा लोग घर में लाते थे, कोई मसला नहीं था। आज हम 3 पाव भी नहीं लेकर आते, इसलिए नहीं लाते कि यार वो मैनेज नहीं कर सकेंगे।
बिल्कुल ठीक है। उस वक्त जिस वक्त 5 किलो गोश्त आ रहा है यासिर पूरे खानदान का सौदा आ जाया करता था, और अब एक 10,000 में एक फैमिली का राशन पूरा नहीं होता, जिसमें आप मुर्गी और जिसमें आप गोश्त को हटा के बात करें। तो सवाल फिर वही उठ रहा है, बार बार उठ रहा है कि होम्योपैथ के लिए कंपनीज क्या कर रही हैं, एक होम्योपैथ के लिए स्टोर्स क्या कर रहे हैं, एक होम्योपैथ के लिए कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, एक होम्योपैथ के लिए बाहर की कंपनीज क्या कर रही हैं। इसका मतलब तो ये है कि हर कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है। तो भाई धोते रहो, एक वक्त आएगा आप एक ऐसे मकाम पर खड़े होंगे कि आप हर्बल दवाएं बेच रहे होंगे। कौन सी बेच रहे होंगे? बिल्कुल ऐसा ही, हर्बल बेच रहे होंगे, होम्योपैथिक तो मखदूश हो जाएगी, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ से निकलना। फिर दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपसे और यासिर कहना चाहूँगा इस मौसम के हवाले से, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसमें साइनस के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, सांस का फूल जाना, नज़ले का, नाक का बहना और दूसरे सारे अमूर हैं। इसके लिए सबसे अच्छी दवा आपके पास मौजूद है एकोनाइट। एकोनाइट, ठीक है। अगर आप एकोनाइट का इस्तेमाल सुबह रोज़ाना की बुनियाद पर करें और उसके 10 मिनट के बाद नेट्राम्योर जो है 6x में उसका इस्तेमाल किया जाए तो सबसे बेस्ट है। पूरे दिन को आपको जितनी भी आपको अटैक्स होंगे साइनस के या धूल मिट्टी के या इस तरह का कोई भी अटैक होगा, वो 99.9% बेहतरी की तरफ आएगा और आपका मसला जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और एहतियात के लिए ये है कि टोपा लगाइए, मुफलर डालिए, स्वेटर पहनिए, मेहरबानी कीजिए अपने ऊपर भी, अपनी फैमिली के ऊपर भी, क्योंकि अभी सीज़न आ रहा है, अभी 10 दिन की छुट्टी के बाद बच्चे फिर पढ़ने के लिए चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जनवरी आ रहा है, ठंड होगी, स्वेटर पहनाएं और ख़ुद भी, और खास करके ख़वातीन घर में भी हैं तो शाल, स्वेटर और टोपा पहन के रखें, क्योंकि इनका दुरुस्त रहना पूरी फैमिली का दुरुस्त रहना है। ये पड़ गई तो मुसीबत ये है कि सबका सब खराब हो जाएगा। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने बड़ी काम की बातें बताई हैं हमेशा की तरह, और एक बड़े कीमती मशवरे हैं। यकीनन इसके ऊपर लोग ज़रूर अमल करेंगे। ये बात ज़रूरी है कि इन तमाम मामलात के अंदर एहतियात को मलहूज़ खातिर रखा जाए। और सर्दियों के हवाले से जैसे अद्वियात के बारे में अगर मज़ीद आप जानना चाहेंगे तो इंशाल्लाह अगली जो हमारी सिटिंग होगी उसके अंदर इन तमाम मामलात पर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। अब सवालात बहुत सारे हैं लेकिन वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे इन्हीं मामलात पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।